अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मेरी जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक हैं और अच्छे से दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। बिल्कुल, हम प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त जहां बेशुमार मसाइल का सामना है, महंगाई का, करप्शन का, तालीम का, सेहत का, गुर्बत का, वहीं एक बड़ा मसला जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, यानी बेरोज़गारी का। इक़्तिसादी सर्वे 2020-2021 के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया उसके बायस काफ़ी बेरोज़गारी की शरह में जो है वो इजाफ़ा हुआ है। शौकत तरीन साहब वफाकी वज़ीर जो हैं, उनका भी कहना है कि लॉकडाउन से पहले जो एम्प्लॉयड अफराद थे उनकी तादाद 5 करोड़ 60 लाख थी, जबकि लॉकडाउन नाफिज करने के बाद ये तादाद 3 करोड़ 30 लाख होकर रह गई है, जो कि इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से कई लोगों के कारोबार जो हैं वो तबाह हो गए। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ऐसी थी जिनको ताले लगाना पड़े, लोगों ने अपने दुकानें बंद कर दी, जिसकी वजह से कारोबार लोगों के अफेक्ट हुए और लोग बेरोज़गार हुए। लेकिन इसके अलावा अगर हम कोरोना वायरस के से पहले की बात की जाए तो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट रेशियो कोई इतना अच्छा नहीं था। तो और कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से अवामिल हैं जो कि बेरोज़गारी का सबब बनते हैं, आज हम इस हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। जी हाँ, इसी हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। आप सियासत से भी एक ख़ासा ताल्लुक़ रखती हैं और उसके साथ साथ तजियाकार हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बेरोज़गारी ठीक है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, मगर ये आलमी एक मसला है, एक बड़ा संगीन मसला है। ये अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक में भी इसकी कुछ ना कुछ शरह नज़र आती है। एशिया में बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान में तो बड़ी तेज़ी से ये मसला बढ़ रहा है। आप इस हवाले से अपने क्या ख्यालात रखती हैं, प्लीज़ वो आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़हीम भाई, बात दरअसल ये है कि जब भी महंगाई बढ़ेगी, महंगाई की शरह बढ़ेगी और जब महंगाई बढ़ेगी तो आवाम जो है ना दो रोटी को भी तरस रहे हैं। और देखिए बहुत कम सैलरी है। एक तो हमारे मुल्क की जो आमदन औसतन सैलरी है वो तकरीबन 18 to 20,000 है, जिसमें गुजारा वैसे ही बड़ा मुश्किल था। अब महंगाई को देख लें, आटा, चीनी, दालें, गोश्त, ये बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है। और जब नेसेसरी चीज़ों की भी हम लोग पहुँच से दूर होंगी तो यकीनी उसकी वजह ही क्या है? एक बेरोज़गारी, दूसरा महंगाई। और बेरोज़गारी मैं समझती हूँ कि पहले भी हमारे मुल्क में थी, लेकिन कुछ इस महंगाई की वजह से भी हुई कि जो एम्प्लॉय जो फ़र्ज़ करें कि एक शॉप में है या किसी फैक्ट्री में है, 100 हैं, तो उन्होंने और अपनी महंगाई और बहुत सारी चीज़ों को कम करने के लिए उन्होंने एम्प्लॉय जो है ना छांटना शुरू कर दी। जब छांटी हुई तो एम्प्लॉय जहाँ 100 थे वहाँ 50 to 70 रह गए, ठीक है। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट फैक्टर्स में चले जाएं, PIA में से बहुत सारे लोगों को निकाला गया, रेडियो पाकिस्तान से निकाला गया, इसी तरह से स्टील मिलें, वो व्हाटएवर पीछे उसके बिहाइंड कोई भी रीजन हो, या कोविड की वजह से प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे लोग, मैं बता रही हूँ कोई भी रीजन हो, लेकिन लोग जो है ना बेरोजगार हुए। इसी तरह से कोविड की वजह से जितने प्राइवेट सेक्टर था, गवर्नमेंट के सेक्टर में तो लोग लेते रहे सैलरी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर था क्योंकि वो उन पर भी बोझ थे ना, उनके पास भी कोई ज़राए नहीं थी, आमदनी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो एम्प्लॉय थे उनको कम किया। और जब कम किया तो यकीनी सतह पे बेरोज़गारी बढ़ी। और ना सिर्फ वही भाई, बेरोज़गारी बढ़ी जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ छीना झपटी का या स्नैचिंग का जो दौर शुरू होता है, वो भी सब मैं समझती हूँ बेरोज़गारी ही की वजह से होता है। जब कोई शख्स बरसरे रोज़गार होगा तो उसकी एक्टिविटी पॉजिटिव होंगी, वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि इसका हिस्सा है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया मुसर्रत साहिबा कि जब भी बेरोज़गारी बढ़ती है तो मुल्क भर में जराइम में भी इजाफ़ा होता है। अच्छा, कोरोना की हमने बात की, कोरोना तो एक बहुत बड़ा रीज़न है बेरोज़गारी का। इसके अलावा अगर बात करें तो और कौन से अवामिल हैं जो कि आप समझती हैं कि बेरोज़गारी की शरह में इजाफ़े का बायस रहें?
देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम ये नहीं कहते कि जी सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट कोई भी आए, हम किसी एक गवर्नमेंट पे तनकीद करने का हक नहीं रखते। गवर्नमेंट कोई भी है, उनकी पॉलिसीज़ को ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। पॉलिसीज़ ये है कि हम अक्सर व बेशतर कहते हैं कि जी हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं। भाई, इस तरह की मदद से बेहतर है जिस तरह के भुट्टो साहब ने फैक्ट्रीज लगवाई, कारखाने बहुत सारे लगे, इसी तरह के कारखाने लगा देने चाहिए गवर्नमेंट की सतह पर स्पेशली। उसमें देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि 500 एम्प्लॉय होते हैं तो 500 का मतलब है 100-200 और भी ऐसे होंगे डिपार्टमेंट जिनका रोज़गार उससे होगा। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई कपड़े की लगती है, कारखाना लगता है, तो उसमें और बहुत सारे हैं। आपके पास मैकेनिक्स आ जाते हैं, आपके पास मशीन आ जाती हैं, आपके पास थ्रेड होता है, मतलब बहुत सारे और जो अवामिल हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो 500 की जगह जो है ना, वो 600-700 घराने उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। साथ साथ जो है ना, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मुसर्रत साहिबा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरा साथ दे रही हैं ज़ारा रज़ा, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। और आज हमें अभी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी, जिनके साथ हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अली ताहिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम अब्बास साहब, ज़हरा रज़ा साहिबा, आपके मेहमान, आपके तमाम नाज़रीन, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज हम बेरोज़गारी के हवाले से बात कर रहे हैं, और वक्फे से पहले मुसर्रत साहिबा जो हैं वो ये फरमा रही थी कि बेरोज़गारी की वजह से बहुत सारी समाजी बुराइयां भी जन्म ले रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इससे हम ख़तरनाक हालात की तरफ और एक माशरा जो है वो पस्ती की तरफ जा सकता है सिर्फ इस बेरोज़गारी के मसले से? और इस बेरोज़गारी के साथ और कौन कौन से मसाइल हैं जो जुड़े हुए हैं? जी देखें, सबसे पहले एक हम जरा समझ लें कि कोशिश करते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी जो है जी, ये कहते किस चीज को है। बड़े सिंपल टर्म्स में जब आप एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो वर्क प्लेस, वो लोग जो काम ढूंढना चाहते हैं, वर्क प्लेस ढूंढना चाहते हैं, वर्क प्लेस सीकर्स हैं, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिल रहा। ठीक है। अब इस वक्त हम 2021 में खड़े हैं और 1991 से लेके जो 30 साल गुजरे हैं, आज हमारा 30 साल की हाईएस्ट लेवल है बेरोजगारी की। अच्छा। यानी 3 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस मुल्क के अंदर इस वक्त अब है। वो जो करप्ट पीपल्स पार्टी थी वो 1% पे थी, जो करप्ट नवाज शरीफ थे वो 3.5% थे, बट जो ईमानदार ये हुकूमत है, दिस इज करेंटली द हाईएस्ट इन 30 इयर्स जो बेरोजगारी बढ़ चुकी है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, बजटरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हुकूमत खुद इस बात का मान चुकी है, इकरार कर चुकी है कि 2.5 मिलियन जॉब्स यानी 25 लाख लोग नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। हालांकि इनका वादा यही था कि नौकरियां ये देंगे, और देखें जब हुकूमत मानती है कि 25 लाख लोग गए हैं तो इसका मतलब है कि जब हुकूमत खुद ये मान रही है तो असली नंबर, असली फिगर बड़ा ज्यादा होगा जी। इसको बड़ा आपको कनेक्ट साथ इस किस्से भी करना पड़ेगा कि जो आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, यानी कि वो जरूरी चीजें जो हर इंसान को जरूरत होती है, आटा, चीनी, वो 13% पे पहुंच चुका है। वो इस वक्त रीजन के अंदर हाईएस्ट है। बांग्लादेश में, इंडिया में, अफगानिस्तान से आप मुकाबला करें तो पाकिस्तान 13% पे खड़ा है। और शायद यही वजह है कि जिस सरकारी नौकरी को बड़ा अट्रैक्टिव समझा जाता था, आज वही सरकारी मुलाजिम भी एहतजाज करने के ऊपर जो है वो दिहाने पे खड़े हैं और वो बार बार बाहर निकल आते हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद वेयर दे आर।
तो जब आप इन ठीक है। दोनों चीजों अच्छा को सही मिलाते सर, हैं, अच्छा आपने बात की ये जो हुकूमत की अगर बात की जाए, सरकारी इदारों में जो भर्तियां जिस तरह से कर ली जाती हैं और जो मेरिट पर लोग होते हैं उनको फिर मौका नहीं मिलता। सर लेबर फोर्स सर्वे की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो नौजवान अफराद हैं इस वक्त मुल्क में वो नौजवान नस्ल है, जो कि 11% है टोटल बेरोज़गार अफराद का। तो सर जो हमारी यूथ है उसके हवाले से हुकूमत ने एक कामयाब एक प्रोग्राम है वो भी मुतारिफ़ कराया, जिससे कई लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। लेकिन लोग हमारे यहाँ इजी मनी चाहते हैं, काम करना लोन लेकर और फिर कारोबार सेट करना या कोई चीज़ नई स्टार्ट करना, और वो भी नहीं लेते और कहते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा या हमें ये लोन नहीं मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं, यहाँ हमारे लोगों की भी कुछ कोताहियाँ हैं? देखिए नहीं, मैं नहीं समझता। इस अच्छा। वक्त अगर आप इन्फ्लेशन को देखें और अनएम्प्लॉयमेंट को देखें तो ये दोनों चीजें मिलकर गुर्बत बनती है, पॉवर्टी की लाइन डिफाइन होती है। अच्छा। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। देखिए वजीर आजम साहब ने जिस वक्त वजीर आजम हाउस हाँ। की भैंसें बेची थी तो पूरे मुल्क ने उनको अप्रिशिएट किया था, लेकिन जिस तरह उन्होंने उन भैंसों को बाहर निकाल दिया उसी तरह उन्होंने पीटीडीसी से भी लोगों को निकाल दिया, उसी तरह उन्होंने पीआईए से भी लोगों को निकाल दिया, उसी तरह उन्होंने स्टील मिल से भी लोगों को निकाल दिया, और ऊपर से कोरोना वायरस भी आ गया तो उसकी वजह से जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसका भी पहिया जाम हो गया, वो भी ठप हो गई। मगर अली भाई आप ये देखें, ये तो मेरा ख्याल है कि बड़े सही फैसले थे कि स्टील मिल जो है गुज़श्ता कई सालों पे वो एक मुफ्त में बोझ बनी हुई है, कोई उस 1 रुपए की इनकम नहीं है, सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। और ये सियासी तौर पे जो भर्तियां की हुई थी उन लोगों को निकालना था ना। आप भी अगर कोई कंपनी बनाएंगे, आपकी कंपनी है अगर कोई, तो उसमें आप वही लोग रखेंगे जो काम करने वाले हैं। जो ऐसे सलाम दुआ पे आपने दर्जनों लोग भर्ती किए होंगे उन्हें तो आप घर भेज देंगे जैसे ये हालात खराब होंगे। देखिए आपकी बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, उससे डिसएग्री करना मुश्किल है, बट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम हुकूमत का ये काम है कि अनएम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को पैदा करे। जो वाइट कॉलर आदमी है, जो सफेद पोश आदमी है, वो बाहर जाकर भीख नहीं मांग सकता। आप जब विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिन्यूमरेशन और जिस वक्त इन्फ्लेशन इस लेवल पे हो, जब आप लोगों को नौकरियों से निकाल देते हैं तो उसके ऊपर जो एक इफेक्ट आता है उसको देखना पड़ेगा। फिर नंबर 2 इसके अंदर बात ये भी है कि आपने चले इन लोगों को तो निकाला, लेकिन जो 30-30 और 40-40 लाख रुपए के ऊपर आपने वो रिटायर्ड जनरल जजेस को रीअपॉइंट किया हुआ है जो अपनी पेंशन भी लेते हैं, उसके बाद 30-30, 35-35, 40-40 लाख रुपए भी सरकारी खजाने से ले रहे हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जो यूथ यहाँ पे जो इंजीनियर्स बड़े अच्छे बन के आ रहे हैं, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट बन के आ रहे हैं, बेहतरीन वकील बन के आ रहे हैं, क्या उनके लिए इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई जगह नहीं होगी? मिसाल के तौर पे आप देखिए। अच्छा वैसे बात सुने, मैं माजरत चाहता हूँ, किसी भी शोबे से अगर कोई रिटायर्ड होता है तो वो काम करता है, उसके ऊपर इस तरह कभी उंगली नहीं उठाई जाती। अब अगर कोई मेजर कर्नल या अगर कोई ब्रिगेडियर रिटायर्ड होता है तो वो क्या करे? वो बिल्कुल कोई उसे कोई काम करने का इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलरों बन के बैठ जाए। मतलब जी, इसके अंदर 3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि रिटायर किया ही इस वजह से जाता है कि नाउ दिस इज टाइम वेयर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आप घर पे बैठे और पेंशन करें। अगर वो सर्विस को नहीं कंटिन्यू सर, फौज की अगर बात की जाए तो फौज में जल्दी रिटायरमेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। जी, मैं सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहा, मैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की बात भी कर रहा हूँ, मैं रिटायर्ड जजेस की बात भी कर रहा हूँ। जी प्लीज, ठीक है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो अपॉर्चुनिटीज जो अपनी फील्ड के बेहतरीन लोगों को जानी चाहिए थी, वो उनको जाने के बजाय शायद वो लोग जिनका क्लाउड या जिनकी इन्फ्लुएंस ज्यादा होती है वो नौकरियां उन लोगों के पास चली जाती हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो एक लार्ज आपकी एक यूथ पॉपुलेशन है वो अब एक स्ट्राइफ के बीच में है। अच्छा, हुकूमत को क्या तजवीज क्या देंगे आप? शॉर्टली जरा इस बारे में बताइए अली भाई। जी जनाब, मैं ये समझता हूँ कि आप मेरिट के ऊपर लोगों को जो है वो नौकरियां दें, नंबर 1। और नंबर 2 जो आपने एक तरीकाकार ये निकाला हुआ है कि जो भी नौकरियां हैं वो कनेक्शन से मिलेंगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह सकता हूं कि जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, वो जिस दिन हुकूमत बनी थी उसी दिन अमेरिका से फ्लाई करके आए थे।
और जिस दिन ये हुकूमत खत्म होगी वो फ्लाई बैक भी कर जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर आप टैलेंट को उस तरह से ठीक है, मेरिट पे नौकरियां देनी चाहिए, सिफारिश और रिश्वत का निजाम जो है वो खत्म करना चाहिए, तो ये जो है इस बेरोजगारी के सेक्टर में भी बेहतरी आ सकती है। थैंक यू सो मच अली ताहिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपनी माहिराना राय से हमें आगाह किया। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो मुसरत नियाजी साहिबा से हम इसी मौजूद पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुसरत नियाजी साहिबा, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कि मुल्क भर में बढ़ती हुई बेरोज़गारी की वजह आखिर क्या है। मुसरत साहिबा, नौजवान नस्ल की अगर बात की जाए जो कि सबसे बड़ी तादाद है इस वक्त जो लोग बेरोज़गार हैं, आप क्या समझती हैं? कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, डिग्रीज़ लेते हैं और उसके बाद भी वो नौकरियों की तलाश में इधर से उधर खाक छानते रहते हैं। क्या मेरिट पर भर्तियां ना होना या नेपोटिज़म का जो शिकार हमारी सोसाइटी है, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? क्या ये भी एक बड़ी वजह है? देखिए, जब सिफारिशात पे लोगों को रखा जाएगा, मेरिट पे नहीं रखा जाएगा, सियासी भर्तियों पर तो रखा जाएगा, किसी भी किस्म की ज़ाहिर बात है, सिफारिशात हो या सियासी हो या किसी तरह से भी हो, और मेरिट पे जब नहीं रखा जाएगा तो वो नौजवान जिसने पढ़ लिख कर पता नहीं कितनी मुश्किलात से गुजर कर उसने यहाँ तक वो पहुँचा होगा और उसको वो इंसाफ नहीं मिलेगा ज़ारा, तो यकीनन वो बेरारवी का शिकार भी होगा और वो जिस तकलीफ़ में और अजियत में गुजर रहा होगा तो उस पर वो पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये भी पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाएगा। हम अक्सर देखते हैं कि बड़ी कम उम्र लड़के जो है ना स्नेचिंग में है, वारदात में पाए जाते हैं, और उसमें मैंने बाज़ों का देखा कि बड़े अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी हैं। जब उनसे तहकीकात की जाए, पूछा जाए, मालूमात की जाए, जॉब नहीं थी। हालांकि ये बात भी गलत है, मगर बुराई की तरफ जल्दी हो जाता है बंदा, बुराई की तरफ राग़िब हो जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं, उनकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। ज़रा देखिए, जब भी हमारे मुल्क में या क्या दुनिया में महंगाई का तो जोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से खान साहब आए हैं तो हम एशिया के अंदर सबसे तरक्की याफ्ता महंगाई में ज़रूर हुए। ठीक है, तो मसला पता है ज़ारा ये है कि जब ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है उन्हें गवर्नमेंट और कानून हरकत में आकर उन्हें सज़ा नहीं देगा, जब तक वो गिरफ्त में नहीं आएंगे, अब अपनी मर्जी से, अब देख लीजिए कि कुर्बानी की ईद आने वाली है, अभी मैं कल देख रही थी टमाटर फिर अपनी उस पर आ रहे हैं कि जी 100 रुपये किलो। भाई 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये किलो वाले 100 रुपये क्यों होना शुरू हो गए? तो जब तक इनके ऊपर जो है ना गिरफ्त नहीं रखी जाएगी तो ये आज़ाद होंगे, तो फिर आवाम जो है ना, देखिए पेट्रोल महंगा होता है तो हम कहते हैं, एक आम बंदा भी कहता है जी पेट्रोल महंगा होता है लिहाजा हमने ये चीज़ महंगी कर दी। हमने अपने मुल्क में ये नहीं देखा कि पेट्रोल महंगा 10 रुपये 15 रुपये भी कर दें, तो हमने ये नहीं कभी कहा कि जी पेट्रोल सस्ता हो गया लिहाजा हमने अपनी चीज़ें को सस्ता कर दिया। ये चीज़ भी बड़ी अच्छा, आपने कहा कि करप्शन जो है वो भी एक वजह है बेरोजगारी की। लोग जो है ये जो ज़बरदस्ती और ये वाली जो कमाई है इसको वो आसान इजी मनी लग रही होती है ना, तो वो इसकी तरफ जा रहे होते हैं, नौकरियों की तरफ। इस वजह से भी लोगों का ध्यान जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, इस बारे में देखते हैं क्या कहते हैं हमारे नाजरीन भी। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सर इम्तियाज पाकिस्तानी, फ़हीम भाई मैडम आपके साथ है। जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीम भाई बात सच है मगर बात है रुसवाई की। मैं ये नहीं कि मैं रियासत के खिलाफ हूँ, अल्लाह ना करे। मैं हमेशा, रियासत माँ की तरह होती है ना, तो बच्चा हमेशा रियासत की तरफ देखता है और ये रियासत का ही फर्ज है कि रोजगार के मौके फराहम करे और महंगाई कम करे। मगर मेरा जो तजर्बा है और जो मेरा मुशाहिदा है फ़हीम भाई, कम से कम अल्लाह ना करे ये बात सच हो, 100 साल तक तो ये कोई महंगाई में कमी वाक़ई होने वाली नहीं है।
जो अच्छा। मैंने कैलकुलेशन और सोच विचार किया। और रह गई सर वो रोजगार अपनी की बात, कैलकुलेशन बताए ना हमें जरा, वो जिसने 100 साल तक आपको लगता है हालात ठीक नहीं होने वाले, थोड़ी सी कैलकुलेशन शेयर देख कर लेना दो। फहीम भाई, इतने ज्यादा हमने बैरूनी कर्जे लिए हुए हैं जिनका अच्छा। इंटरेस्ट तक अदा करने की हमें सलाहियत नहीं, और बीच में चोर डाकू इतने ज्यादा हैं कि वो सारा मलाई मक्खन खा जाते हैं। तो अच्छा। जब सारा मलाई मक्खन चोर डाकू खा जाएंगे तो आप मुझे बताएं कैसे कंट्रोल होगा। और माफियाज जो है इतने स्ट्रांग हैं, कोई सिर्फ ये हरी मिर्ची और टमाटर बेचने वाले माफिया को हम पकड़ नहीं सकते, तो बड़े बड़े माफिया को हम कैसे सुधारेंगे। वो अल्लाह से दुआ कर दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कोई मौजज़ा हो जाए और इस मुल्क के हालात सही हो जाए। जब तक इंडस्ट्री आप नहीं लगाओगे, रोजगार कैसे दूर होगा। और जो इंडस्ट्री रही ठीक है। सही थी उसको कबाड़ खाना बना दिया। तो बस अल्लाह से दुआ है। और हमेशा मैं तो रियासत को ही इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा। अगर रियासत डंडा उठा ले और बोले कि आ रही है पार, तो इंशाल्लाह सब मामला सही हो जाएंगे। मगर ऐसा मर्द मोमिन हम कहाँ से लाएं, अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपने अपनी राय से हमें और हमारे नाजरीन को आगाह किया, बहुत शुक्रिया जनाब। जी, मुसर साहिबा जैसे कि कॉलर ने भी अभी कहा, और इनका कहना है कि 100 साल तक भी हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन हुकूमत की बात की जाए तो 1 करोड़ नौकरियों की उन्होंने बात की थी, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की थी कि क्रिएट किए जाएंगी। तो आप क्या समझती हैं, एक तो कोरोना रीज़न बन गया जो कि मज़ीद बेरोज़गारी बढ़ गई मुल्क में, आप क्या समझती हैं क्या मुल्क में कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई हैं हुकूमत की तरफ से नहीं देखें किसी सेक्टर में? नहीं, मैं किसी और की बात नहीं कहूँगी। अगर फ़र्ज़ करें आप एजुकेशन की बात करें या दूसरी सेक्टर में बात करें तो सिंध के अंदर काफ़ी जॉब्स जो है ना क्रिएट हुई हैं अच्छा, माशाल्लाह, कहाँ? गवर्नमेंट एजुकेशन में भी हुई हैं और दीगर और इदारों में हुई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ ज़ारा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम के तमाम लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब से बेहतर अंदाज ये है कि छोटा छोटा सा ही सही, चाहे ख़वातीन अपने घर में काम अपने घरेलू दस्तकारी का कर लेती हैं, उससे भी देखें अगर एक मशीन लगाती हैं तो उससे 2 लगा लेती हैं, एक खुद मजदूरी कर रही होती है तो 4 और ख़वातीन भी कर रही होती हैं। अगर हाथ की सिलाई कढ़ाई कर रही हैं तो खुद कर रही हैं तो 10 और ख़वातीन, 10 का मतलब है 10 घराने पल रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई नौजवान लड़का जो पढ़ा लिखा है वो और कुछ ना करे, अपनी ट्यूशन एकेडमी कर लेता है, तो एक तो वो खुद वो पढ़ा रहा है बच्चों को, साथ में 10 से 15 और असातिज़ा को भी शामिल हाल कर लेता है। अब वो सिर्फ ये नहीं है कि असातिज़ा को, उसमें फर्नीचर भी है, उसमें चौक है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी शामिल हाल हो जाती हैं। इसी तरह एक कोई पढ़ा लिखा लड़का, अब हम कहते हैं कि जी जॉब नहीं मिली तो बहुत कुछ कर लिया। मैं पिछले दिनों में जा रही थी तो एक लड़का बर्गर की रेडी लगा के खड़ा हुआ था, तो ऐसे ही मेरा दिल चाहा कि जी साइड में लगाएं, और बड़ा इतना साफ फहीम भाई आप यकीन नहीं कर सकते, वो किसी सूरत में वो ठेला उस तरह का नहीं लग रहा था, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज और इतना साफ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो लेने के बाद मैंने उससे पार्सल करवाए बच्चों के लिए। मैंने कहा पता नहीं बच्चे खाएं या ना खाएं, चलें जी करवा लेते हैं। तो बड़ा इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा था, तो मैंने कहा बेटे बड़ा ज़बरदस्त आपने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। तो बिलीव मी मुझे इतना खुशी भी हुई और एक तरह से थोड़ा उसके ऊपर मुझे अजीब सा भी फील हुआ कि उसने कहा मैंने एमएससी किया है, लेकिन जब कुछ जॉब नहीं मिल रही थी तो बजाय मैं कहीं भी जाता था, मुझे 20,000 25,000 इससे ज़्यादा जॉब नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं अपना यही काम कर लूँ और मुझे यकीन है कि मैं इसमें बेहतरी ला के मैं तरक्की कर जाऊँगा। पहले दिन मैं एक था और 2 महीने बाद मेरे साथ 3 लड़के हेल्पर हैं। बिल्कुल ऐसा, और पता है ऐसे नौकरियां ना मिलने से ना अब जो अगली नस्ल है उसके ज़हन में भी तालीम से दूरी जो है ना वो पैदा हो रही है। वो ये समझते हैं कि हमने तालीम हासिल की, हमने फ़ायदा क्या। ऐसा नहीं है, आप कोई भी जॉब कर लें, कोई भी अपना काम कर लें, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप बहुत अच्छा काम, लाजमी नहीं है कि जी हम कोई चाय का एक ढाबा नहीं खोल सकते। क्यों नहीं कर सकते, पढ़े लिखे लोग होकर कुछ भी कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं है कि हम पढ़ लिख गए तो हमने जी सिर्फ ऑफिस की जॉब करनी है, आप फैक्ट्री में कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच मुसर्रत साहिबा, आप तशरीफ लाई और वाकई एक बहुत अहम इशू है। हुकूमत को इस हवाले से संजीदगी से जो है ना वो इसे सॉल्व करने की तरफ आना होगा। छोटे छोटे कर्जे देने की जो स्कीम हुकूमत ने मुतारिफ करवाई है उसको भी आम करना होगा, लोगों तक उस हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करवानी होगी। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात करेंगे, हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस वक्त दाखिल हो चुके हैं और यहाँ हम जिस मौजू के हवाले से बात करना चाहते हैं उस मौजू के हवाले से सब ही सुनना चाहते हैं। ख़ास कर ख़वातीन नाज़रीन जो हमें इस वक्त देख रही हैं उनके लिए बहुत ही मालूमाती किस्म का प्रोग्राम होने जा रहा है। खूबसूरत नज़र आना ये सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि वो खूबसूरत दिखें और लोग उनको सराहें, उनकी खूबसूरती और उनके अंदाज को सराहें। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि मेकअप जो है उसकी क्या अहमियत है और बदलते हुए वक्त और बदलते हुए मौसम के साथ मेकअप कितनी अहमियत रखता है और क्या घर में भी मेकअप हो सकता है, खुद मेकअप हो सकता है या आपको किसी बड़े और महंगे सैलून में जाके ही सब कुछ करवाना है और सैलून कब कब जाना चाहिए और भी बहुत सारे सवाल जो आप सब जानना चाहते हैं आज वो अपने प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ज़ारा से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी मेहमान का तारुफ करवाएं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ एक सैलून से है। हमारे साथ मौजूद है नादिया बलोच साहिबा जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और नादोस सैलून से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ग्रेट। अच्छा नादिया, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें अभी ख़वातीन देख रही हैं और आजकल लड़कियां फैशन मेकअप ये एक नेसेसिटी बन गया है। आप बताइए कि इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है मेकअप के हवाले से और फैशन को लेकर, वेदर के हिसाब से, गर्मियों का मौसम है, आप क्या समझते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे कि अब ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, लाइक टाइम टू टाइम फैशन चेंज हो रहा है और ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। लाइक अभी जिस तरह के मेकअप है, लाइक ग्लोइंग लुक जो होता है, लाइक नेचुरल लुक जो है वो बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है। लाइक पीपल रेफर के लाइक हमारा मेकअप लाइट होना चाहिए एवरी लाइक नाउ दिस डेज नेचुरल ग्लोइंग लुक इज़ द बेस्ट लुक। लाइक इसमें ये कि लाइक जाके बीबी क्रीम आपने लगा ली और लाइक बिल्कुल लाइट थिन सा जो फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन आता है वो लगा के अगर हमने बहुत ज़्यादा बोल्ड आईब्रोज और बोल्ड आईज को भी कर लेते हैं तो मेकअप लाइक बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, फेस इनहेंस हो रहा होता है सारा। और जैसा कि अब मास्क आजकल यूज़ हो रहे हैं तो ज़्यादातर आइज़ पे ही सबकी तवज्जो जा रही है कि लाइक आइज़ को ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया जाए तो वो क्योंकि हाफ तो फेस हमारा कवर हो जाता है। तो बोल्ड आइज़ के साथ जो है बोल्ड आईब्रोज भी कर लेते हैं और लैशेस लगा के लाइक हम बहुत अच्छा अपना फेस रख सकते हैं। और जैसे कि मास्क आजकल लग रहा है तो लिक्विड लिपस्टिक जो होती है लॉन्ग लास्टिंग जो रिमूव नहीं होती, वरना तो अब हम ग्लॉसी लिपस्टिक लगाते हैं वो मास्क सारा मैसअप कर देता है तो वो फिर लिक्विड लिपस्टिक्स हो जाती हैं। अब जैसे कि फैशन में मैंने आपको बताया कि लाइक ट्रेंड जो चल रहा है हमारे पास वो है ग्लोइंग लुक, ग्लोइंग नेचुरल लुक जिसे कहेंगे इस तरह से। इसी तरह से अगर हम लाइनर की बात करते हैं तो लाइनर जो ज़्यादातर इन हुआ हुआ वो है ग्राफिक आईलाइनर। वो लाइक पूरा शेप जो बन रहा होता है लाइक ग्राफिक आईलाइनर तो वो बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, बहुत अच्छा भी लग रहा होता है। इसी तरह से ब्रॉन्ज मेकअप, ब्रॉन्ज लुक जो होता है वो ऐसा मेकअप है लाइक समर में बेस्ट रहता है इस वेदर के हिसाब से। टू गुड ब्रॉन्ज मेकअप जो हम ब्रॉन्ज लुक दे रहे होते हैं उसमें ये है कि ये मेकअप ऐसा मेकअप है लाइक आप हर ड्रेस पे चल जाता है, चाहे आपने ईस्टर्न पहना है, वेस्टर्न पहना है, आपने जैसे भी कलर पहना हुआ है उससे ब्रॉन्ज मेकअप जो लुक है वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, मतलब सब पे सेट हो जाता है। ये नहीं कि आपको जैसे हम शूट भी कर रहे हैं तो वो कभी एक ड्रेस हो रहा है, कभी ड्रेस चेंज हो रहा है तो वो मेकअप सब पे सेट रहता है। सही। अच्छा हेयर स्टाइल जो है ठीक है, ये किसी भी इंसान की खूबसूरती में अपना क्या रोल प्ले कर सकता है, ज़रा इस बारे में बताइए। फिर मैं ये बताऊंगी कि सबसे मेन जो हमारी पर्सनैलिटी की जो अट्रैक्शन है वो है हेयर स्टाइल। अच्छा लाइक आप देखें जैसे कोई अंदर एंटर होता है ठीक है तो वो सबसे पहले जो नजर जाती है वो हेयर स्टाइल पे जाती है, लुक जो ग्रूमिंग बनती है। अगर मेकअप लाइट भी हो, अगर आपका हेयर अच्छा बना हुआ, हेयर स्टाइल अच्छा है, आपका हेयर का जो टेक्सचर है लाइक आपने बड़ा फिनिशिंग शाइनी स्मूथ हुआ है और अच्छा स्टाइल बना हुआ है, मतलब उसकी केयर भी करनी है ना। नेचुरल भी आपका हेयर अच्छा लग रहा है, वैसे ही स्किन का भी वैसे ही है। लेकिन हेयर मुझे लगता है जो मेरे अपना एक्सपीरियंस है हेयर का मेन इसमें जो है टीवी ड्रामा में हम देखते हैं किसी को खूबसूरत दिखाना होता है तो उड़ते हुए बाल ही दिखाते हैं सबसे पहले, है ना? बिल्कुल। तो अब देखिए ना गेटअप्स भी ऐसे ही होते हैं, ड्रामों में भी ऐसे ही होते हैं। लाइक वो थोड़ा सा हमने गांव का गेटअप बनाना है तो वो ब्रेड बना दी, बांध दी, इस तरह से मॉडर्न से बनाना है तो जी ब्लो ड्राई इसके साथ कर्ल्स। तो हेयर जो है ना मेन है हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा। बिल्कुल बिल्कुल, बालों का जो स्टाइल है वो बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही मतलब ग्रूम आपको करती है, ग्रूम वही करता है। अगर शॉर्ट है लाइक किसी के बाल नहीं
नहीं बढ़ रहे या छोटे छोटे बाल हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको लाइक बढ़ाने का या उसका गम लेके बैठ जाए, लेकिन उसमें शॉर्टकट्स बहुत खूबसूरत से हो जाए। उसका कट हो, उसकी ट्रिमिंग हो, उसकी ट्रीटमेंट्स इतनी ज़बरदस्त आई हुई है, लाइक कैरेटिन आया हुआ, एक्सटेंसो करा लें। अगर स्ट्रेट वो ऐसा कुछ कट चाह रही है जिसमें वो स्ट्रेट लुक दिखाना है तो एक्सटेंसो हो गया, रिबाउंडिंग हो गया। लेकिन अब जो ज़्यादा इन हुआ वो कैरेटिन ट्रीटमेंट है, और कैरेटिन ट्रीटमेंट ऐसा है लाइक उसमें डैमेज होने का लाइक खतरा भी नहीं होता, और आपका जो है वो बाल जितना भी डैमेज लुक होता है वो ख़त्म होता है और शाइन नज़र आता है। और जिसमें कैरेटिन में 2 टाइप्स हैं, लाइक इसमें एक तो आपने लाइक ट्रीटमेंट में कर लिया, और एक लोग जो क्लाइंट है उसकी डिमांड होती है स्ट्रेट लुक। तो कैरेटिन में हम ट्रीटमेंट वाला भी करते हैं और स्ट्रेट लुक वाला भी करते अच्छा, हैं। 2 हैं इसकी। अच्छा, जैसे हम लोग जैसे चाहे वो मेल एंकर्स हों, फीमेल एंकर्स हों, बहुत ज़्यादा ब्लो ड्रायर, आयरन और स्प्रे का यूज़ होता है, तो हम जो डैमेज हमें इसके बायस होता है तो उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं? वो ट्रीटमेंट क्या है? कैरेटिन या इसके अलावा भी कोई और? कैरेटिन जो बना है वो स्पेशली बना ही इसलिए है। अच्छा। ठीक है, 3 मंथ्स में उसकी आपने दोबारा से उसकी सिटिंग ले ली, फिर 3 मंथ्स में ले ली। वो लोग 3 मंथ्स में लेंगे जो रेगुलर ब्लो ड्राइज या हेयर ट्रीटमेंट जो लाइक आयरन या स्ट्रेटनिंग कर रहे होंगे, उनके लिए कैरेटिन ट्रीटमेंट बना है, ताकि वो दोबारा से हम कैरेटिन उसमें बालों में इन कर दें, दोबारा से आपका बाल फ्रेश हो जाता है। फिर आप उस पर ब्लो ड्राइज कर रहे हैं, स्प्रेस कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं, फिर 3 मंथ्स में आप करेंगे। लेकिन वो खवातीन जो कि घर में हैं और इतना रेगुलर नहीं ब्लो ड्राइज या मशीनरी यूज़ कर रही, तो उनके लिए बेस्ट है कि उनका लॉन्ग लास्टिंग चल जाता है, 1 ईयर भी वो कैरेटिन को कैरी कर लेती हैं। सही। अच्छा नादिया जी, ये बताइए कि ज़्यादातर खवातीन जिनकी शिकायत मतलब मैं तो अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली में हूँ, वर्क प्लेस पे हूँ या कहीं भी, उनकी वजह हमारे बाल ख़त्म हो गए हैं, बाल कम रह गए, पहले इतनी मोटी चुटिया बनती थी, अब देखें क्या हो गया है, बाल गिरना शुरू हो गए। तो फील्ड में भी देखें तो ये जो हमारी जो को स्टार्स हैं वो भी मतलब उन्होंने भी एक्सटेंशंस एक लाजमी सा हिस्सा बन गया हुआ है। तो ये क्या हुआ है, बाल ये किधर चले गए हैं अचानक सारी औरतें? अच्छा फिल्म देखिए, एक तो ये है कि टाइम टू टाइम जो है ना, लाइक जिस तरह कि हम क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में है, इस तरह टाइम टू टाइम मैंने जो देखा है, जो चीज़ें स्टडी की हमने, वो एज के साथ साथ लाइक हेयर हमारा कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेन पर्पस तो ये है। लेकिन जब हम अगर इस फील्ड में देख रहे होते हैं या रेगुलर, जिस तरह मेरे ख्याल में आप शोबिज़ में नहीं, अब एक घर बैठी बच्चियां भी जो हैं वो उनको इतनी अवेयरनेस है कि वो भी शॉपिंग के लिए भी निकल रही हैं, तो आयरन, ब्लो ड्राइज, बालों को मेंटेन करके निकल रही, तो वो भी हर तरह से अपने बालों पे जो है वो मशीनी चीज़ें यूज़ कर रही हैं। तो फिर उनका भी डेफिनेटली यही है प्रॉब्लम कि वो जो ब्लो ड्राइज है, आयरन है और रेगुलर जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं, उसकी वजह से बाल कम हो रहे हैं। अच्छा, और ये प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इतने बड़े बड़े दावे किए होते हैं कि ये आपके बालों के लिए बड़ी हेल्दी है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ये नहीं होता, ये फलाना शैम्पू यूज करें आप, तो इसका मतलब है कि हमारी वो माएँ अच्छी थी जिनके बाल जो है ना वो साबुन से धोती थी और इतनी मोटी चोटी तेल लगाती थी। अच्छा, एक वक्फा ले लें, एक वक्फे के बाद जरा इस बारे में बताइए। ठीक दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, आपसे अभी दोबारा मुलाकात होती है। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं मेकअप के हवाले से, फ़ैशन के हवाले से और ब्यूटी के हवाले से। नादिया बलोच हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक ब्यूटी एक्सपर्ट है। नादिया, आजकल मेकअप की अगर बात करें हम, तो मेकअप सीखना इतना आसान हो गया है, यूट्यूबर्स इतने मौजूद हैं, हर चीज़ का ट्यूटोरियल हमारे पास मौजूद है, चाहे वो आई मेकअप का हो, ब्राइडल का हो, पार्टी मेकअप का हो। तो आप क्या समझती हैं, सैलून्स को इससे नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है? सैलून के ना कॉम्पिटिशन्स बढ़ गए हैं, लाइक नुकसान नहीं हुआ, लाइक एक्सपेंस बढ़ गए हैं कि वो जो ट्रेंड में जो ट्रेंडिंग मेकअप चल रहे हैं वो ब्रांड्स मेरे पास होनी चाहिए। उस ब्रांड की लिपस्टिक है, लाइक जैसे हम देखते हैं लैनकॉम हो गया, जब ब्रांड्स के अगर हम नाम लेने पे जाते तो बहुत सारे बॉबी ब्राउन, ये वो बहुत नाम है, तो मेरे पास सारी ब्रांड्स होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कॉम्पिटिशन इस तरह से बढ़ गया है। लेकिन अगर वीडियोज और इस तरह से देख के मेकअप एक्सपर्ट बन जाते तो ये बहुत पहले से बन जाते, वीडियोज तो पहले भी थी। और मेरा ख्याल है कि जो मोर एक्सपर्ट वो वाली थिंग है कि लाइक आपको प्रैक्टिस ही एक्सपर्ट बनाती है, तो वो हम डेफिनेटली रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं, और एक आर्टिस्ट के लाइक मुकाबला वो उससे नहीं हो सकता, बिल्कुल वैसे नहीं हो सकता। लेकिन अवेयरनेस बहुत आ गई है मीडिया की वजह से, लेकिन अवेयरनेस को देख के और लोग अब सैलून आना शुरू हो गए। एग्जैक्टली, सैलून की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ गया। जो फैशन और जो ट्रेंड है वो आई गेस कि वो ब्यूटी एक्सपर्ट्स से निकलता है और बाद में उसको जो है ना वो यूट्यूब पे वो
टोटकों की शक्ल में जो है ना वो चल रहा होता है, बिल्कुल स्प्रेड होता है, हाँ, ऐसे ही है। स्प्रेड हो रहा होता है। बिल्कुल। तो खैर बात कर रहे थे हम वक्फे से पहले, बहुत ही अहम सवाल था बालों के हवाले से। ज़्यादातर ख़वातीन उनकी ये शिकायत रहती है कि उनके बाल जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, बाल उनके गिरना शुरू हो गए हैं, उनकी इतनी मोटी चोटी थी जो अब ख़त्म हो गई, मोटी चोटियां जो है वो खत्म ये हो गई। देखें बाल जो है ना दुमे रह गई हैं उनकी, ये 2 मुंह वाले बाल हो गए हैं, और पता नहीं क्या क्या शिकायत। और मतलब अच्छे शैम्पू भी इस्तेमाल करती हैं, हमारी नाजरीन भी बात से इत्तेफाक कर रही होंगे, बिल्कुल कर रहे हैं, और बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छे शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, और पता नहीं कभी दही भी लगा लिया, मलाई भी लगा ली, घी भी लगा लिया सर पे, और सालन बचा हुआ जो कलकत्ता होम भी लगा लिया। रेमेडीज जितनी भी हैं वो सब कर ली उन लोगों ने, हाँ, ठीक तो है ना, उसके बावजूद सारे ऐसा टोटके भी कर लिए क्यों? है। अच्छा देखिए, मेन थिंग जो मैं आपको बताऊं, इनटेक हमारा, ठीक है, इसमें भी बहुत, इसमें सबसे जो मेन प्रॉब्लम होगा वो इनटेक का होगा। वो ऐसे कि लाइक डाइट लोगों की जो है ना बहुत ज़्यादा सही नहीं है। जैसे आप कह रहे थे कि पहले जो हमारी माएँ सही थी और उनका वो तो जी, डाइट जी। भी अच्छी थी, रेस्ट भी था, लाइक इतना ज़्यादा सनलाइट उसमें वो बाहर निकलना चीज़ें भी नहीं थी, क्लाइमेट ऐसा नहीं था, बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई, एकदम से सब कुछ चेंज हुआ है। सही। ठीक है, तो डाइट का ख्याल रखना और वाइटामिन के साथ लाइक अपना सप्लीमेंट जो लेते हैं उसके साथ अपने हेयर ग्रोथ को और नेल ग्रोथ को, स्किन ग्रोथ को कवर कर सकते हैं। ठीक है। जिन वुमेन्स के पास टाइम नहीं है, लाइक हम डाइट का ख्याल नहीं रख सकती, जैसे कि कभी फ्रूट खाया, कभी नहीं, कभी मिल्क लिया, कभी सही नहीं है। लिया, ठीक है, कभी हम होम रेमेडीज नहीं भी कर सकते, तो लाइक हमें सप्लीमेंट वाइटामिन जो है वो जरूर यूज़ करनी चाहिए। मतलब कि सारी चीज़ें ये है कि अगर वो घर बैठी भी खवातीन तो वो अपने डाइट का ख्याल रखें, लेकिन किस चीज़ से मेरे हेयर जो है वो अच्छे होंगे, लेकिन पानी का आपके टेक। पास क्या ट्रीटमेंट है उसका? मेरे पास इसका ट्रीटमेंट लाइक अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, राज की बात सबसे है। पहले डाइट कॉन्शियस तो डेफिनेटली हैं, ठीक है। सेकंड ये कि सप्लीमेंट, क्योंकि वर्किंग लेडी हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके साथ मैं ज़रूर सप्लीमेंट लेती हूँ और मैं अपने क्लाइंट को भी रेफर करती हूँ कि लाइक आप भी ये चीज़ें ज़रूर यूज़ करें। सेकंड जो हम आ जाते हैं कि आप वो कह रहे हैं ना कि शैम्पू बहुत अच्छे क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं और फिर भी कंप्लेंट्स है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, अक्सर लोगों को ना पता ही नहीं है कि मेरे बालों पर जो है वो शैम्पू यूज़ ये सूट करेगा कि नहीं। अच्छा। होता ये है कि लाइक मैंने कैराटिन किया, ठीक है, अब वो मैं कहूँगी रिबाउंडिंग किया या एक्सटेंसो किया या कोई हेयर ट्रीटमेंट किया, ठीक है, तो मैंने कहा कि लाइक आपने ये शैम्पू परचेज करना है। अब तो फिर भी बहुत अवेयरनेस हो गई है कि लोग 80% लोग जो है 60% लोग जो कहते हैं ठीक है ओके फाइन मैं ये परचेज कर लूँगी शैम्पू मार्केट से या कहीं से। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं बाहर से लेके आई थी, मैं यूएसए से लाई थी, मैं यूके से लाई थी, मेरे भाई ने यूके से भेजा है, बहुत अच्छा शैम्पू रखा हुआ है। अब वो किसी भी ब्रांड का उनके जहन में ये है कि जी बाहर से आया हुआ शैम्पू है, तो वो चीज़ सही नहीं है। लेकिन अगर मेरा बाल ड्राई है तो मैं ड्राई यूज़ करूँगी, अगर ऑयली स्कैल्प है तो ऑयली स्कैल्प का हमने ऑयली शैम्पू यूज़ करना, ऑयल जी, बेस्ड जी, जो होता जी, है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज जो हमसे ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, वो हम बता सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही तो वो है, चीज़ें बिल्कुल, लोगों को ये नहीं पता लगता कि उनके बालों के हिसाब से क्या चीज़ सूट करती है। इसी तरह हम अगर स्किन की बात कर लें तो स्किन टोन के हिसाब से लोग अपना फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। अगर ड्राई स्किन है तो वो ऑयली फाउंडेशन उनका होना चाहिए, बट वो नहीं कर रहे जो होते। फेस वॉशेस होते हैं वो भी लाइक ऑयली स्किन है और ड्राई का यूज कर रहे होते हैं फेस वॉश, तो वो थोड़ा सा ये भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो बेस्ट यही होता है कि लाइक आप अपनी स्किन का टाइप ऑफ स्किन को जरूर पता हो, आपको टाइप ऑफ हेयर आपको नॉलेज हो कि लाइक मेरा टाइप कैसा है हेयर का या स्किन का कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम यूज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो वो फॉरन रिएक्शन भी लाइक हमको रिजल्ट अच्छा देती है। सेकंड, जिस तरह से हम आप कह रहे हो कि लाइक हेयर ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए, तो इस तरह से हर ब्रांड ने तकरीबन ट्रीटमेंट्स दिए हैं। फॉलिंग हेयर्स है, आपके बाल गिर रहे हैं, उसकी भी ट्रीटमेंट है, डेंड्रफ की भी ट्रीटमेंट है। डेंड्रफ भी एक इशू है, लाइक डेंड्रफ हो गया तो लाइक उससे भी हेयर आपका फॉल शुरू हो जाता है। बड़ा मेजर इशू, और मेरा ख्याल है सबको ही इससे गुजरना पड़ता है साल में कुछ दिन या कुछ सर्दियों में कोई ऑयलिंग का आ गया, लाइक ऑयलिंग नहीं हो रही होती, ठीक है। अगर ऑयलिंग कर भी रहे हैं तो लाइक ऑयलिंग लाइक आप बेस्ट ऑयल यूज करें, लाइक हर्बल जो ऑयल्स होते हैं उसकी मिक्सिंग होकर नेचुरल ऑयल्स लेके, और वो फिर से स्कैल्प पे लगाया जाए। जरूरी नहीं कि हम पूरे सारे बालों पे लगाया जाए, हम स्कैल्प को थोड़ा सा मॉइस्चर रखें। सही। अच्छा, ये बताइए कि एक और बड़ी कॉमन सी बात है कि हमारी खवातीन हो या मर्द हजरात हो, कोई भी मतलब दोनों का अपना प्रॉब्लम है। अब दोनों के मेकअप का भी दोनों का नॉलेज चाहिए, हेयर का भी, क्योंकि दोनों का प्रॉब्लम है कि उन्हें अपना रंग जो है गोरा करना है। कोई भी अपनी रंगत से खुश नहीं है। गोरे जो है उन्हें ब्राउन होना है, ब्राउन जो है उन्हें गोरा होना है, काले जो है उन्हें तो मुझे पता अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो तो सैलून कैसे चलेंगे? जो से क्लाइंट्स आते हैं, मेरे वेवी बाल हैं, स्ट्रेट कर दें। स्ट्रेट वाला क्या है, हम बहुत डेड स्ट्रेट हो रहे हैं मेरे बाल, आप कुछ कर्ल्स कर दें। तो आई एम हैप्पी ना कि लाइक हमें तो यही क्लाइंट चाहिए। अगर हर कोई अपने बालों में खुश हो गया या अपनी स्किन से खुश हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? सही। फेशियल कितनी दफा होना चाहिए महीने में? मंथ में वंस टाइम तो जरूर होना चाहिए, जरूर चाहिए। अच्छा। उसके साथ अगर आप होम केयर डेफिनेटली करनी होगी। अगर फेशियल करा के आप चले गए और 6 मंथ बाद आप आ रहे हैं कि जी मैंने फेशियल कराया था, या 1 मंथ बाद भी आप आते हैं,
आपकी होम केयर जरूर होनी चाहिए। जब आपने जो भी फेशियल करवाया है Okay. उसकी प्रोडक्ट आप जो है वो घर में भी डेफिनेटली लीजिए। अपने ड्रेसिंग पे वॉशरूम में जरूर रखें। ये जैसे लाइक क्लिनजर हो गया, बेसिक थ्री थिंग्स भी रख सकते हैं, लाइक क्लिनजर टाइप ऑफ योर स्किन जी, 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 एंड फेस वॉश टाइप ऑफ योर स्किन बिल्कुल सही है। एंड मेन जो मैं समझती हूँ बहुत जबरदस्त चीज है वो है टोनर। लाइक टोनर का स्प्रे करने से बहुत फ्रेशनेस आती है, इसी तरह से लोग रोज वाटर भी यूज करते हैं। हाइड्रेशन भी आपको मिलती है। Definitely. अच्छा नादिया, हमारे पास वक्त भी कम है, मैं पूछना चाहूँगी मेकअप के हवाले से आप क्या कहेंगी? जैसे दिन का मेकअप अलग होता है, रात का मेकअप अलग होता है, या वो लड़कियाँ जो ऑफिस जाती हैं, स्कूल गोइंग हैं, यूनिवर्सिटीज़, तो उनको कैसा मेकअप करना चाहिए? वर्किंग लेडी के लिए जो मेकअप होता है जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, ठीक है, लाइक वही मैं आपको बताऊंगी कि लाइट बेस जो होती है, क्योंकि जब आप डे में देख रहे होते हैं ना, जरा सी भी गॉडी बेस होती है, वो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है ना, फेस अच्छा नहीं लगा, तो लाइट बेसिस का यूज किया जाए। लाइक बिल्कुल जैसे नेचुरल लुक्स की जो नजर आना अच्छा लगता है, नेचुरल बेसिस हो, जैसे बीबी क्रीम और मैंने बताया इल्यूमिनेटिंग इस तरह की क्रीम जो होती है वो हम यूज करें, और लाइट सा बेस लगा लिया, ठीक है। ठीक है। अच्छा नादिया जी, वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस वो एक जुमले में बताना, वो है कि मेकअप रिमूव करने के लिए क्या कहेंगे आप? मेकअप रिमूव करने के लिए वाइप्स का यूज जरूरी है, और सेकंड उसके साथ फौरन उसके साथ क्लेंजर जरूरी है, क्योंकि वाइप्स जो है वो स्किन को ड्राई कर रहा होता है, और उसके साथ अगर हम क्लेंजर यूज करते हैं तो मॉइस्चर। जबरदस्त। अगर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं जनाब नादोज सैलून से, तो आप NADOZ सैलून लिख के आप फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं भी सर्च करेंगे तो आपके सामने इनकी तस्वीरें और इनकी सारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आ जाएंगी। नंबर्स आपने देख लिए होंगे। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाई, आपने बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। दोस्तों, फाहिम अब्बास, ज़ारा रज़ा, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।